ये कहानी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है। बुलंदशहर में हरवीर नाम का एक लड़का रहता था जो कि अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। हरवीर के पिता के पास 100 बीघा जमीन थी, जहां पर खेतीबाड़ी करके हरवीर बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। उत्तर प्रदेश का एक दूसरा जिला है जिसको बदायूं के नाम से जाना जाता है। बदायूं शहर में प्रीति नाम की एक लड़की रहती थी। प्रीति जो थी वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और प्रीति के पिता जो थे वो सरकारी टीचर थे। प्रीति जो थी वो पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार थी और जितनी ज़्यादा वो पढ़ने लिखने में होशियार थी उतनी ही ज़्यादा वो देखने में खूबसूरत थी। प्रीति बहुत ही सभ्य और सुशील लड़की थी। प्रीति अपने घर परिवार से ही ज़्यादा मतलब रखती थी। उसे दोस्तों से, सहेलियों से, उसे फालतू के लोगों से बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं था। एक दिन प्रीति के घर पर प्रीति के मामा आते हैं और वो प्रीति के लिए एक रिश्ता लेकर आते हैं। प्रीति के मम्मी पापा से कहते हैं कि एक बहुत ही अच्छा लड़का है जिसके पास 100 बीघा जमीन है, बहुत अच्छी खासी खेतीबाड़ी है और वो बुलंदशहर में रहता है। उसका नाम हरवीर है। तो प्रीति के मम्मी पापा जब ये बात सुनते हैं कि लड़के के पास जमीन है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा जमीन तो किसी लड़के के पास नहीं होगी और ये लड़का हमारी लड़की के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए प्रीति के मम्मी पापा जो होते हैं वो प्रीति के मामा से बात करते हैं और कहते हैं कि हमें उस लड़के के परिवार से मिलवा दो। कुछ दिनों के बाद में प्रीति के मामा, प्रीति और प्रीति के मम्मी पापा सभी लोग हरवीर के घर पहुंचते हैं और वहां जाकर के दोनों परिवार में मीटिंग होती है। जब मीटिंग होती है तो शादी पक्की हो जाती है और शादी पक्की होने के कुछ दिन बाद में रिंग सेरेमनी होती है। रिंग सेरेमनी होने के बाद में फिर शादी होती है। 20 नवंबर को शादी होने के बाद में प्रीति जो होती है वो बदायूं से बुलंदशहर पहुंच जाती है अपने ससुराल में और हरवीर के साथ में काफ़ी अच्छे तरीके से रहने लगती है। 1 साल लगभग बीतने को आया हुआ था। प्रीति अपने सास ससुर और अपने पति के साथ में काफ़ी खुश थी और बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ में रह रही थी। प्रीति अपने सास ससुर का, अपने पति का काफ़ी ध्यान रखती थी और इज्जत भी बहुत किया करती थी। 20 नवंबर आने से कुछ दिन पहले हरवीर के जो माता पिता होते हैं वो हरवीर और प्रीति की शादी की सालगिरह का प्लान करते हैं। दोनों की शादी की सालगिरह के प्लान के मुताबिक 20 नवंबर भी आ जाता है और दोनों की शादी की सालगिरह मनाई जाती है। ज्यों-ज्यों शादी की सालगिरह मनाई जाती है, रात का समय होता है, काफ़ी बड़ा लॉज होता है, बहुत सारे रिश्तेदार वहाँ पर होते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जो कि आईपीएस की वर्दी में होती है और उनके साथ में कुछ गनर होते हैं। उनको देखने के बाद में सभी रिश्तेदार जो होते हैं वो दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि पुलिस वाले कैसे यहाँ पर आ गए, क्या बात हो गई। तभी वो सीधे अचानक से हरवीर के पास जाती है और हरवीर को बधाई देती है। दरअसल वो कोई और नहीं थी बल्कि वो हरवीर की ही दोस्त थी और उसका नाम रजनी था। वो एक आईपीएस ऑफिसर थी और वो बुलंदशहर में ही अपनी नौकरी कर रही थी। हरवीर ने उनको बुलाया था इसलिए वो हरवीर के प्रोग्राम में गई थी। अब रजनी मैम को देखकर प्रीति बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और रजनी मैम से बात करने लगती है। उनसे पूछने लगती है कि मैम आपने तैयारी कैसे करी, कितना समय आपको लगा, मैं भी आपकी तरह एक बड़ा ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो इसके बाद में रजनी मैम प्रीति को बहुत सारी बातें बताती है और उसको समझाती है कि इसमें बहुत समय लगता है, मेहनत भी लगती है, रिस्क भी होता है, काफ़ी चीज़ें इसमें होती हैं, तब जाकर के हम तैयारी कर पाते हैं और तब हम जाकर के एक बड़े ऑफिसर अधिकारी बन पाते हैं। अगर तुम तैयारी करना चाहती हो तो तुम बड़े आराम से तैयारी करो। तुम्हें अगर कुछ भी पूछना हो तुम मुझसे कॉल करके पूछ सकती हो, मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता दिया करूँगी जो भी तुम मुझसे पूछोगी। तो प्रीति जो होती है वो काफ़ी खुश होती है और रजनी मैम को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद में दूसरा दिन निकलता है तो प्रीति जो होती है वो अपने पति हरवीर से बात करने की कोशिश करती है और हरवीर से कहती है कि हरवीर मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, अगर आप मुझे डांट ना लगाएं तो। हरवीर कहता है पहले आप बात तो बताओ क्या बात है, उसी के बाद में तो डिसाइड होगा कि मुझे डांटना है या फिर डांटना नहीं है। हरवीर इस तरीके से हंस करके बोलता है तो प्रीति जो होती है वो कहती है कि कल आपकी जो सहेली आई हुई थी, जो आपकी दोस्त आई हुई थी रजनी मैम, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं भी उन्हीं की तरह तैयारी करके एक बड़ी अधिकारी बनूँ ताकि हमारा घर थोड़ा सा और पावर में आ सके। हरवीर प्रीति की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है और वो अपने मन में सोचने लगता है
कि अगर हमारे घर में कोई अधिकारी बन जाएगा तो इस चीज से हमें फायदा ही होगा, नुकसान तो कोई होगा ही नहीं। हरवीर जो होता है वो बड़े ही रौब में आकर के कहता है कि बिल्कुल तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पैसे, किताब, कॉपी जो चाहिए वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा, लेकिन मेरी शर्त रहेगी। वो शर्त ये है कि तुम्हें घर का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ाई के पीछे पड़ जाओ और तुम घर पर ध्यान ही ना दो, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं है, हमारे माता पिता और हम हैं, और अगर हम ही ध्यान नहीं देंगे घर पर तो घर का क्या होगा। तो हरवीर को आश्वासन देती है और कहती है कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सबसे पहले घर का काम करूंगी, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई किया करूंगी। मुझे जितना समय मिलेगा, चाहे 1 घंटे या 2 घंटे, मैं उतने ही समय में अपनी पढ़ाई पूरी कर लिया करूंगी, लेकिन मेरे लिए घर सबसे पहले रहेगा, आप लोग मुझे सबसे पहले हो। उसके बाद में हरवीर जो होता है तैयार हो जाता है। फिर प्रीति जो होती है वो हरवीर से कहती है कि इसके लिए मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ेगी, और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मुझे यूपीएससी की यू भी नहीं आता, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटजी रखनी है और कितना इसमें समय देना होगा, इसके लिए मुझे कोचिंग करनी पड़ेगी। तो हरवीर प्रीति से कहता है कि कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें कोचिंग करनी है तो यहाँ आसपास के एरिया में जो भी कोचिंग मिलती है मैं तुम्हारी वहाँ पर कोचिंग लगवा दूंगा और तुम अपनी कोचिंग कर लेना। उसके बाद में हरवीर जो होता है वो कोचिंग में जाकर के बात करता है। पास में एक कोचिंग सेंटर होता है, वहां जाकर के बात करके आता है और वहां से प्रीति की कोचिंग लगवा देता है। प्रीति की कोचिंग लग जाती है। प्रीति को 6 घंटे कोचिंग में देने पड़ते हैं। प्रीति दोपहर के समय पर कोचिंग जाती है और उसका डेली का रूटीन यही होता है कि सुबह घर में काम करती है, दोपहर के समय पर कोचिंग जाती है और शाम को कोचिंग से आकर के फिर घर का काम करती है। फिर रात को थोड़ा बहुत समय मिलता है तो पढ़ाई कर लेती है। अब प्रीति इस तरीके से अपनी पढ़ाई कर रही थी और बहुत अच्छे तरीके से प्रीति की जो पढ़ाई थी वो चल रही थी। धीरे धीरे करके 1 साल बीत जाता है और प्रीति का बेसिक जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद में प्रीति को एडवांस पढ़ना होता है। एडवांस के लिए प्रीति 6 महीने और लगाती है। अब एडवांस पढ़ने के लिए प्रीति को और भी ज्यादा समय देना पड़ता है। एडवांस पढ़ने के लिए प्रीति को 6 घंटे तो बाहर कोचिंग में ही देने पड़ते हैं, साथ ही साथ में प्रीति को घर पर आकर कुछ नोट्स भी तैयार करने पड़ते हैं और कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी उसको पढ़ने पड़ते हैं, जिसकी वजह से प्रीति को 6 महीने तक बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और वो घर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती है। इसकी वजह से सारा का सारा जो काम घर का होता है वो प्रीति की सास को ही करना पड़ता है और प्रीति के ससुर जो होते हैं वो ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। एक दिन प्रीति के ससुर जो होते हैं वो हरवीर से बात करते हैं और कहते हैं कि बेटा, लगभग 1.5 साल बीतने को आया है और 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि प्रीति सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही कर रही है, अभी तक इसने कोई पेपर नहीं दिया है। तो हरवीर जो होता है वो कहता है कि पापा, कुछ समय की बात और है, मात्र 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीने के बाद में इसका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर इसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, फिर ये घर पर ही रहेगी, घर पर ही रह करके पढ़ाई भी करेगी और घर के सारे काम भी करेगी। इसके बाद में जो हरवीर जो होता है वो अपनी पत्नी से बात करता है, कहता है कि अभी कितना समय और लगेगा। तो प्रीति कहती है कि सिर्फ 1 महीने और बचा है, उसके बाद में फिर मैं घर पर ही रहूंगी, फिर मुझे कहीं पर भी भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, फिर मैं घर पर ही रह करके पढ़ाई किया करूंगी। 1 महीना बीत जाता है और 1.5 साल बीतने के बाद में प्रीति का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अब प्रीति घर पर ही रहती है और घर पर रह करके अपनी तैयारी भी करती है और घर का भी थोड़ा बहुत ध्यान देने लगती है, लेकिन उसकी तैयारी में अब थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है क्योंकि उसका जो पेपर था वो नजदीक था। 2 महीने बाद पेपर होना था। 2 महीने बाद प्रीति अपना प्री पेपर दे करके आती है और जब प्री पेपर का रिजल्ट आता है तो प्रीति बहुत ज्यादा निराश हो जाती है क्योंकि प्री पेपर में प्रीति फेल हो चुकी थी और काफी नंबर से फेल हुई थी। जब ये चीज हरवीर को, उसके घर वालों को पता चलती है तो वो लोग भी प्रीति को ताने मारने लगते हैं और प्रीति से कहते हैं कि 1.5 साल तुमने पढ़ाई करी, तुम्हें इतनी मेहनत कराई, इतना सारा पैसा खर्च किया, उसके बाद भी तुम प्री पेपर में फेल हो गई, तो फिर मेंस और इंटरव्यू कैसे निकालोगी। प्रीति जो होती है वो अपने पति से अकेले में बात करती है और उनसे कहती है कि मुझे 1 साल का समय और दे दो, अगले साल का पेपर और आएगा, उस पेपर को देने के बाद में तैयारी छोड़ दूंगी, अगर मैं उसमें पास नहीं हुई। तो उसके बाद में हरवीर जो होता है वो 1 साल के लिए राजी हो जाता है और कहता है कि सिर्फ 1 साल का समय मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल समय नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो।
क्योंकि हमें भी अपने आगे के फ्यूचर के बारे में सोचना है। अगर तुम्हें अपने सपने पूरे करने ही हैं तो तुम अपने बच्चों से अपने सपने पूरे करवा लेना, लेकिन अब हमारी सबकी जिंदगी बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम तो पूरे दिन पढ़ाई करती रहती हो। उसके बाद में मेरे मम्मी पापा को घर का सारा काम करना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो इसी वजह से और इसी टेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा बीमार भी रहते हैं। प्रीति कहती है ठीक है, बस मुझे 1 साल का समय और दे दो। 1 साल में अगर पेपर नहीं निकला तो मैं पेपर को छोड़ दूंगी और मैं घर पर ही ध्यान दूंगी। हरवीर भी तैयार हो जाता है। प्रीति फिर से अपनी तैयारी को जोरों शोरों से करने लगती है। कुछ महीने के बाद में प्रीति का प्री पेपर होता है और प्रीति प्री पेपर को बहुत अच्छे तरीके से इस बार देकर आती है। जो भी उसने पिछली बार गलतियां करी थी उन सभी गलतियों को सुधार करके प्री पेपर दे करके आती है। अब प्रीति का प्री पेपर जो था वो निकल चुका था और प्रीति के घर वालों को जब ये चीज पता चलती है कि प्रीति ने प्री पेपर पास कर लिया है, वो काफी खुश होते हैं। उसके बाद में प्रीति अपने मेंस की तैयारी करती है और 1.5 महीने बाद में उसका मेंस का पेपर लगा होता है। 1.5 महीने के बाद प्रीति का मेंस पेपर होता है। जब मेंस पेपर प्रीति देने जाती है तो प्रीति मेंस पेपर बहुत अच्छे तरीके से लिखती है, लेकिन कुछ कमियां उसकी वहां पर रह जाती हैं। जब मेंस का रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि प्रीति जो है वो मेंस में रह गई है। अब जब घर वालों को ये चीज पता चलती है तो हरवीर जो होता है वो हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि अब बस, अब मैं तुम्हें तैयारी नहीं करने दूंगा, चाहे तुम कुछ भी मुझसे बोलो। इस बात को सुनकर के प्रीति काफी गुस्सा होती है और कहती है अब मैं मेंस तक पहुंच गई हूं तो अब मुझे थोड़ी सी तैयारी और करने दो। हो सकता है कि इस बार मैं मेंस भी क्लियर कर लूं और इंटरव्यू क्लियर करके मैं इस बार जो है अफसर बन जाऊं। उसके बाद में हरवीर और प्रीति के बीच में काफी बहसबाजी होती है। बहस होने के बाद में प्रीति जो होती है वो अपने ससुराल को छोड़ करके अपने मायके चली आती है और बदायूं वापस आकर के अपने माता पिता के साथ रहने लगती है और वहां पर तैयारी करती है। लगभग 3 महीने बीत जाते हैं और 3 महीने बीतने के बाद में हरवीर प्रीति की माँ को फोन करता है और उनसे कहता है कि आप अपनी बेटी को हमारे पास भेजेंगे या फिर मैं तलाकनामा पेपर के कागज भेजूं। तो प्रीति की माँ जो होती है वो अपने दामाद को यानी कि हरवीर को समझाती है और कहती है कि दामाद जी कुछ समय इसको और दे दो, इस बार ये और पेपर दे ले। अगर इस बार ये पास नहीं होती है तो हम आपसे कह रहे हैं कि इस बार हम पढ़ाई छुड़वा देंगे और ये पूरा का पूरा समय घर पर ही देगी। उसके बाद में हरवीर जो होता है वो गुस्से में होता है और कहता है अब मुझसे चाहे आप कहें या कोई और भी कहे, लेकिन अब मैं इसको तैयारी नहीं कराने दूंगा। अब इसको तैयारी छोड़नी ही होगी। अब इसको घर पर ही ध्यान देना होगा, क्योंकि मेरे माता पिता काफ़ी बीमार रहते हैं। ये पूरे दिन पढ़ाई करती रहती है और मेरे माता पिता पूरे दिन घर का काम करते रहते हैं और मैं खेती बाड़ी में रहता हूँ। इस वजह से घर पर कोई ध्यान नहीं दे पाता है, इसलिए मैंने शादी की थी ताकि घर पर कोई ध्यान दे सके। लेकिन ये तो पढ़ाई में लग गई, अपना सपना पूरा करना चाहती है। उसके बाद में प्रीति जो होती है वो बात करती है और जब बात करती है तो हरवीर काफ़ी गुस्सा होता है और दोनों के बीच में फिर से दोबारा से बहसबाजी हो जाती है। बहस होने के बाद में हरवीर जो होता है वो कहता है कि तुम्हें आना है या फिर नहीं आना है। तो प्रीति भी गुस्से में कहती है मुझे नहीं आना है, तुम्हें जो करना है वो कर लो। उसके बाद में हरवीर काफ़ी गुस्सा होता है और गुस्से में वो तलाकनामा पेपर को मंगवाता है और उस पर साइन करता है और प्रीति के घर पर भेज देता है। उसके बाद जब प्रीति देखती है तो प्रीति भी गुस्से में साइन कर देती है और साइन करने के बाद में वापस हरवीर को भेज देती है। अब हरवीर जब ये चीज़ देखता है कि प्रीति ने अपने सपने के लिए मुझे छोड़ दिया तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उन पेपर्स को जमा कर देता है। उसके बाद में हरवीर जो होता है वो गुस्से में दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी शादी करने के बाद में दूसरी बीवी को अपने घर ले आता है, क्योंकि उसने पहली पत्नी को पूरे तरीके से तलाक दे दिया था और अब वो दूसरी पत्नी के साथ में रहने लगता है। इधर प्रीति को जब ये बात पता चलती है कि हरवीर ने दूसरी शादी कर ली तो प्रीति बहुत ज़्यादा टूट जाती है। उसके बाद में प्रीति अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी एनर्जी पढ़ाई में लगा देती है और धुआंधार वो पढ़ाई करती है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करती है, जोरों शोरों से पढ़ाई करती है। पूरे दिन एक कमरे में पड़ी रहती है, बस अंदर पड़ी रहती है। उसके मम्मी पापा बाहर से उसकी देखभाल करते रहते हैं, उसको समय समय पर खाना पीना सब कुछ भेजते रहते हैं, क्योंकि वही वाली बात हो जाती है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। वही चीज हो गई थी। कुछ समय के बाद प्रीति का प्री पेपर होता है और प्रीति बहुत अच्छे तरीके से अपना प्री पेपर करके आती है। प्री पेपर का रिजल्ट आता है। जब रिजल्ट आता है तो प्रीति देखती है कि इस बार तो उसके नंबर जो हैं वो कट आउट से भी ज़्यादा हैं। तो प्रीति बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो रजनी मैम को बताती है कि मैम इस बार मेरे जो नंबर हैं वो कट ऑफ से भी ज़्यादा हैं।
जब रजनी मैम ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और वो कहती है कि तुम्हें मेंस के लिए कैसे तैयारी करनी है, इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगी। उसके बाद रजनी मैम हेल्प करती है। रजनी मैम की हेल्प से प्रीति इस बार मेंस को बहुत अच्छे तरीके से निकाल लेती है। जब इंटरव्यू की बारी आती है तो इंटरव्यू बहुत अच्छे तरीके से पास कर लेती है। बहुत सारी चीज़ें पास करने के बाद में प्रीति की ट्रेनिंग होती है और प्रीति ट्रेनिंग के लिए लखनऊ निकल जाती है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में जब प्रीति वापस लौटती है तो उसको नोएडा में आईपीएस का पद मिल जाता है। नोएडा में अपना नौकरी करना शुरू कर देती है। प्रीति जब पहले दिन दफ्तर में जाती है तो वो अपने पति को याद करने लगती है और सोचती है कि आज उनकी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। अगर उन्होंने मेरी कोचिंग नहीं लगाई होती, मुझ पर भरोसा नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। चाहे कुछ भी हो, वो मेरे लिए अपने परिवार वालों से भी लड़े, अपने मम्मी पापा को ही समझाया, लेकिन आज उनकी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ और उन्होंने मेरी वजह से बहुत रिस्क भी लिए। प्रीति सोच करके रोने लगती है और प्रीति फिर ये भी सोचती है कि काश मैंने उस दिन तलाकनामा पेपर पर साइन नहीं किया होता तो आज हरवीर मेरे साथ ही होते और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश होती। उसके बाद में प्रीति काफ़ी देर तक ऑफिस में बैठी बैठी रोती रहती है। फिर उसके बाद में कुछ समय बाद वो अपने आप को संभालती है और संभालने के बाद में अपने काम पर ध्यान देने लगती है। उधर हरवीर जो था वो बहुत ज़्यादा मुसीबतों में घिर चुका था। हरवीर की जो दूसरी पत्नी थी वो 9 महीने से प्रेग्नेंट थी और डॉक्टर ने उसका केस काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल बताया था। डॉक्टर ने कहा था कि हम बच्चे और बीवी में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। साथ ही साथ में हरवीर की दूसरी पत्नी का जो बड़ा भाई था वो बहुत ज़्यादा मक्कार था और उसकी सीधी नज़र थी हरवीर के पैसे पर, उसकी ज़मीन जायदाद पर। कुछ दिनों के बाद में शाम का समय हो रहा था। प्रीति मैडम अपनी कार से घर वापस लौट रही थी और वो उस समय नोएडा में ही रहा करती थी। वो दफ्तर से अपने घर बदायूं वापस लौट रही थी और उनके साथ में उस समय एक गनर था और उनका एक ड्राइवर कार चला रहा था। तभी वो अचानक से देखती हैं कि एक हॉस्पिटल है जो कि बच्चों वाला हॉस्पिटल है और वहां पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। बाहर किसी आदमी को मारा जा रहा है। जैसे वो ये देखती है तुरंत कार रुकवाती है और भागती हुई ड्राइवर और गनर के साथ वहां पहुंचती है। अपनी ड्रेस में होती है। प्रीति मैडम को आईपीएस की वर्दी में देख करके जो भीड़ होती है वो वहां से हट जाती है और जैसे ही प्रीति मैडम उस शख्स के पास जाती है जो पिट रहा था तो वो देखती है कि वो कोई और शख्स नहीं बल्कि उनका एक्स हस्बैंड हरवीर है। जैसे ही ये नज़ारा देखती है तो वो तुरंत अपने गनर से कहती है जल्दी से हरवीर को गाड़ी में बिठाओ, क्योंकि हरवीर को बहुत ज़्यादा खून बह चुका था, उसका सर फट चुका था और उसके पेट पर भी बहुत ज़्यादा लात घूंसे मारे गए थे जिसकी वजह से उसके पेट पर बहुत सारे घाव हो गए थे। मैडम तुरंत उसको गाड़ी में बिठाती है और गाड़ी में बिठा करके तुरंत बड़े हॉस्पिटल में लेकर पहुंचती है। वहां पर आईसीयू में हरवीर का ट्रीटमेंट चलता है। जब ट्रीटमेंट होता है तो 2 घंटे बीत जाते हैं। मैडम बाहर बैठ करके इंतजार कर रही होती है, बाहर से दुआ कर रही होती है। 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर लौटते हैं और वो कहते हैं हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमने पूरी कोशिश कर ली लेकिन हम हरवीर के किसी भी ट्रीटमेंट में सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हरवीर का बहुत ज़्यादा खून बह चुका है और हमें अर्जेंट में ओ पॉजिटिव खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने अपने डिपार्टमेंट को भी फ़ोन कर लिया है लेकिन इस समय पर खून की व्यवस्था कहीं पर भी नहीं हो पा रही है। तो प्रीति मैडम कहती हैं कि मेरा ओ पॉजिटिव खून है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो और मेरा खून लेकर के आप हरवीर को चढ़ा दो। और उसके बाद में प्रीति मैडम का 1 बोतल खून लिया जाता है और हरवीर को डॉक्टर खून चढ़ाते हैं। उसके बाद में ट्रीटमेंट होता है। 2-3 घंटे के बाद में डॉक्टर को सफलता मिल जाती है। डॉक्टर्स दूसरे रूम में जाते हैं जहां पर प्रीति मैडम ने खून दिया था। वहां पर जाकर के बताते हैं कि अब हरवीर खतरे से बाहर है, उनका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद में रात भर प्रीति मैडम जो होती हैं वो वहीं पर लेटी रहती हैं, लेट करके हरवीर का इंतजार करती रहती हैं। इधर हरवीर का ट्रीटमेंट हो चुका था। हरवीर पूरी रात वहां पर बेहोश पड़ा रहता है। उसके बाद में सुबह जब दिन निकलता है तो हरवीर को होश आता है। प्रीति मैडम उसके पास पहुंचती हैं और उससे पूछती हैं क्या हुआ था तुम्हारे साथ, तुम मुझे सारी बात बताओ। उसके बाद में हरवीर जो होता है वो बताता है कि मेरी जो दूसरी पत्नी है वो 9 महीने से प्रेग्नेंट थी। उसको हम लोगों ने पास के हॉस्पिटल में जब दिखाया तो वहाँ से उन्होंने हमको आगे रेफ़र कर दिया। जब हम इस हॉस्पिटल में लेकर के आए तो डॉक्टर ने कहा कि केस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, हम बच्चे और बीवी में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। यहाँ पर बच्चे को बचाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, इसलिए डॉक्टर्स ने बच्चे को बचा लिया, लेकिन मेरी जो दूसरी पत्नी थी उसको नहीं बचा पाए। जब मेरे ससुराल वालों को ये बात पता चली तो वो लोग आए और बिना मेरे से कुछ पूछे मेरे को मारने लगे और मुझे बुरे तरीके से मारा।
अगर तुम नहीं आती तो शायद मैं बच भी नहीं पाता। उसके बाद में प्रीति मैडम पूछती है कि तुम्हारी जो बच्ची है वो कहाँ पर है। तो हरवीर बताता है उसको तो मम्मी पापा लेकर के गांव चले गए। मैं पत्नी को घर पर लेकर जाने वाला था ताकि उसका दाह संस्कार कर सकूं, लेकिन तब तक मेरे ससुराल वाले आ गए। मेरे से बिना कुछ पूछे मुझ पर दोष लगाने लगे और मुझे मिलकर के बुरी तरीके से मारने लगे। ये सारी चीजें सुनने के बाद में प्रीति मैडम रोने लगती है। उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो हरवीर से कहती है, देख लो आज तुम्हारी इस जिद की वजह से क्या हो गया। अगर तुमने उस दिन मेरे से जिद नहीं की होती, मुझे 1 साल और दे दिया होता, तो आज हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुशी खुशी रह रहे होते। तभी कुछ देर में डॉक्टर आ जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर हरवीर का चेकअप करते हैं और प्रीति मैडम को बताते हैं कि मैडम अभी 1 हफ्ते तक हम हरवीर को यहीं रखेंगे। उसके बाद में प्रीति मैडम जो होती हैं डॉक्टर से कहती हैं, ठीक है मैं तो इस समय जा रही हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस निकलना है और यहाँ पर आती जाती रहूँगी। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम मुझे फ़ोन करके पूछ लेना, मैं यहाँ पर आकर के तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। उसके बाद में हरवीर को वहाँ पर छोड़ करके प्रीति मैडम वापस नोएडा लौट आती हैं। अपने बंगले पर पहुँचती हैं। अपने बंगले पर जा करके वहाँ फ्रेश होती हैं। उसके बाद अपने दफ्तर जाती हैं। 1 हफ्ते तक इस तरीके से मैडम जो होती हैं दफ्तर जाती हैं और हरवीर से मिलने भी जाती हैं। 1 हफ्ता बीत जाता है। 1 हफ्ता बीतने के बाद में जब हरवीर पूरे तरीके से स्वस्थ हो जाता है तो प्रीति मैडम उसको लेकर के अपने बंगले पर आ जाती हैं और बंगले पर उसकी देखभाल करने लगती हैं। तभी कुछ दिनों के बाद में हरवीर के मम्मी पापा का फ़ोन आता है। वो बताते हैं कि बेटा तुम्हारे दूसरे ससुराल वाले हैं, उन्होंने तुम्हारे ऊपर और हमारे ऊपर मर्डर का केस लगा दिया है और उन्होंने हमारे ऊपर दहेज प्रथा भी लगा दी है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा जुर्माना उनको देना पड़ेगा और वो 2 करोड़ रुपए की मांग हमसे कर रहे हैं। जब हरवीर ये बातें सुनता है तो हरवीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वो ये सारी बातें प्रीति मैडम को बताता है। प्रीति मैडम जब ये सारी बात सुनती हैं तो वो कहती हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ससुराल वालों से बात करूंगी। उसके बाद में प्रीति मैडम हरवीर के ससुराल वालों से बात करती है और काफ़ी देर बात करने के बाद में हरवीर के ससुराल वाले जो होते हैं वे 1 करोड़ रुपए में अपना केस वापस लेने के लिए बोलते हैं। तो प्रीति मैडम जो होती है वो हरवीर को बताती है कि वो 1 करोड़ रुपए में अपना केस वापस लेने के लिए तैयार हैं। उसके बाद में हरवीर अपने गांव जाता है और गांव में उसकी जो ज़मीन होती है उसे बेचने की कोशिश करता है, लेकिन उसको रेट बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं। तो फिर वो अपने घर पर वापस लौट करके आता है और बताता है कि मम्मी पापा वहाँ पर जो ज़मीन है उसके रेट बहुत कम मिल रहे हैं और इससे अच्छा होगा कि हम अपने मकान को बेच दें, हम कहीं किराए पर ले लेंगे और इस तरीके से हम जो हैं अपना पूरा कर्ज चुका देंगे, हम इस केस से भी बच जाएंगे। उसके बाद में हरवीर ये सारी बातें प्रीति मैडम को बताता है कि हम अपना मकान बेच रहे हैं और मकान बेच करके अपना पूरा कर्जा चुकाएंगे। तो प्रीति मैडम कहती है, ठीक है तुम अपना मकान बेच दो, लेकिन शर्त ये रहेगी कि मकान बेचने के बाद में तुम सभी लोग मेरे पास आ जाओगे। तो हरवीर जो होता है वो उस बात को मान लेता है। हरवीर अपना मकान बेचता है और अपने मम्मी पापा, अपनी बेटी को लेकर के, अपनी बच्ची को लेकर के प्रीति मैडम के पास बंगले पर नोएडा पहुंच जाता है। वहां पर रहने लगता है। कुछ समय के अंदर ही प्रीति मैडम 50 लाख का इंतजाम करती है और पूरा 1 करोड़ रुपए तैयार करके हरवीर को देती है। हरवीर 1 करोड़ रुपए अपने ससुराल वालों को देकर अपने केस में कंप्रोमाइज कर लेता है और अपने ससुराल वालों से लिखित में ले लेता है कि अब हमसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, अब तुम्हारा हमसे कोई मतलब नहीं है, ना ही हम तुम्हारे ऊपर किसी भी तरीका का केस लगाएंगे। इसके बाद में प्रीति और हरवीर का जो परिवार होता है वो सभी एक साथ रहने लगते हैं और काफ़ी खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ समय के बाद में प्रीति के माता पिता भी वहां पर आते हैं। तो जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो सारी कहानी बताई जाती है। वो सभी लोग मिलकर के फिर से दोबारा से प्रीति और हरवीर की शादी कर देते हैं। धूमधाम से दोबारा उन दोनों की शादी हो जाती है। आज के समय पर प्रीति, हरवीर सभी लोग अपने माता पिता के साथ में वहीं पर रह रहे हैं और अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी खुशी बिता रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।